तो एक बार फिर से आप सभी को दोपहर का नमस्कार। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपको भी, है ना। अब जो कुछ बातें रह गई हैं मेडिवल इंडिया में, वो हम सब, है ना, नोट्स के थ्रू थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे आपको कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, कितना समझना है। ठीक है, ये सारी बातें होने वाली हैं इसमें, है ना। ठीक है, ठीक है। और कितना हमें मतलब कैसे ध्यान रखना है उन सब बातों पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब हमें पढ़ना है क्षेत्रीय राज्य, हमें पढ़ना है, जानना है उसके बारे में। और क्षेत्रीय राज्य के अलावा एक 18वीं सदी के भी क्षेत्रीय राज्य हैं, यूरोपियन व्यापारी कंपनियां हैं, मराठे भी क्षेत्रीय ही हैं। यानी ऐसे आप देखो तो हमें केवल पढ़ना है क्षेत्रीय राज्य और व्यापारी कंपनियां। मेडिवल इंडिया की बात करें हम लोग तो, ठीक, क्षेत्रीय राज्य और व्यापारी कंपनियां। आपको अभी एक मैटर दिया गया है दो, और ठीक है, आई होप अपलोड हो गया होगा। अपलोड नहीं भी होगा तो अपलोड अभी करवा देंगे हम, ठीक है, परेशान मत होइएगा, अपलोड अभी हो जाएगा आपका, है ना। यदि तो क्षेत्रीय राज्य का ना पहले एक मैं परिचय आपको दे दूं स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, फिर आगे हम लोग बात करेंगे नोट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बाद कितना इस्तेमाल करना है, ठीक, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। आइए हम लोग बात शुरू करते हैं। पहले एक बार रीजनल स्टेट, क्षेत्रीय राज्य 14वीं से 16वीं सदी। आप सभी को याद होगा जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस दौरान राज्यों की भी बात हो रही थी आपसे। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत में, जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था तो उत्तर भारत में आप सब नोटिस करेंगे तो आपको ध्यान होगा जैसे बंगाल का एक राज्य बना था, ठीक है, रिमेंबर ना सभी लोग, बंगाल का एक राज्य हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे जौनपुर का एक राज्य बना था, ठीक है, और ऐसे उत्तर भारत में एक मालवा का भी राज्य बना था और गुजरात का भी राज्य बना था। अभी हम पहले देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत में कौन से राज्य बनते हैं, ठीक। इन चारों का संबंध दिल्ली सल्तनत से था। जब आपको याद होगा तुगलक काल, तो मैंने इन राज्यों के बारे में लिखवाया था कि देखो मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा राज्य बना, किसके समय कौन सा राज्य बना, ठीक है। हमें यहाँ के राजनीतिक इतिहास में गोता नहीं लगाना है, गोता मतलब गोताखोर की तरह, परिचय रखना है कि हाँ ये राज्य बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे दक्षिण भारत की हम लोग बात करें, तो दक्षिण भारत में दो राज्यों का उल्लेख मिलता है, एक है आपका विजयनगर और एक है आपका बहमनी। सबके बारे में ना पढ़ के बता दूंगा मैं नोट से, कितना आपको ध्यान रखना है मेरे साथ साथ आप लोग मार्क करिएगा, ठीक है। बस एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा, मैं ठीक है। सबसे पहले तो एक तस्वीर बना लेनी है आपको कि क्षेत्रीय राज्य क्या है, किसको रहे हम लोग, है ना। अभी डेट वगैरह में भी कुछ नहीं जाना आपको, थोड़ा पीछे की बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा, केवल समझना है। हिस्ट्री के बारे में कभी हमने कहा है या एक दो बार और हमने कहा है, एक आप देखेंगे मतलब जो लोग हिंदू धर्म में हैं, थोड़ा बहुत आस्था रखते हैं, एक लाइन बहुत यूज करते हैं, हरि अनंत, हरि यानी विष्णु, हरि कथा अनंत।
ठीक है। तो धर्म के दृष्टिकोण से भी उनकी कहानियां, किस्से, प्रभाव और बहुत है, हरि यानी विष्णु के। वैसे इतिहास को मैं उसका इस्तेमाल करता हूं कि इतिहास अनंत है और इसकी कथा भी आपको लगेगा ना अच्छा ये भी रह गया। हम आपको बस समय समय पे हमेशा याद दिलाते रहते, केवल एग्जाम के लिए ध्यान रखना है हमें। कुछ कुछ सजेशंस भी होंगे रीडिंग्स के लिए थोड़ा बहुत। अभी जैसे रीजनल स्टेट में मैं अब जो 12th वाली एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर ही है पूरा विजयनगर के ऊपर, अनफॉरगेटन अंपायर करके। ठीक है। अब मैं क्यों विजयनगर का नाम ले रहा हूं कि विजयनगर से प्रारंभिक परीक्षा में हर एक साल कम से कम एक प्रश्न आता है। हम बाकी कुछ पढ़े या ना पढ़े, जब एक्टिव एक ट्रेंड चल रहा है तो उसको तो ठीक से पढ़ ही लें हम। उसके ऊपर आपको अलग से एक नोट्स हमने भी उपलब्ध कराया है, और ऑनलाइन के लिए भी हमने अभी जस्ट अभी कहने ही गया था बाहर में, जरा देखो एक बार अपलोड हुआ कि नहीं। बच्चों को भी अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, या आपको भी हो जाएगा अपलोड, क्योंकि विजयनगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उसको कवर करना है। कवर करने के बाद भी हमें उस चैप्टर का अध्ययन, तो अभी जो हमने नोट दिया वो तो समझा दूंगा पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके। क्योंकि सल्तनत काल में 4 या 5 सवाल आ रहे हैं, उसमें एक सवाल विजयनगर से हर एक साल, ठीक। और विजयनगर से एक सवाल हर एक साल आ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक इतिहास से भी प्रश्न आ रहे हैं, बट राजनीतिक इतिहास से तो इजी क्वेश्चन है, विजयनगर से भी आसान ही है। पहली बार ये हैंडआउट, क्योंकि इसके पहले जो हैंडआउट्स में देता था दूसरा देता था, वो 1 पेज का होता था विजयनगर पे। इस बार उसको हटा करके ये कहने के लिए 6-7 पेज है, वैसे है 2-3 पेज का ही है, फॉन्ट बड़ा बड़ा है, ठीक है। नए सिरे से इसको हमने मतलब एक बार कि कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, कि क्यों थोड़ा हम इधर उधर करें, मतलब कंप्लीट एक हमारे पास अपडेट होना चाहिए इसके बारे में। तो ये क्या हुआ दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद। अब आप थोड़ा आपको याद होगा, मैं याद दिलाऊं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपको याद होगा हमने राज्यों के बारे में बताया था, है ना। बंगाल अलग हो गया था मोहम्मद तुगलक के समय, जो ठीक है आपको याद होगा बहमनी बन गया था एक राज्य, विजयनगर एक राज्य बन गया था। बहमनी, विजयनगर, बंगाल। मदुरा भी अलग हो गया था बट उतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसको लेने की हमें जरूरत। ये हमने एमबीटी के काल में ही आपको लिखवा दिया था। आप सभी को याद होगा जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था 1398 में, समरकंद के शासक तैमूर का आक्रमण हुआ था, ठीक। जब तैमूर का आक्रमण हुआ उस बीच में आपको ध्यान होगा हमने कहा था जौनपुर का राज्य, गुजरात का राज्य, मालवा का राज्य, ये सब स्वतंत्र हो गए थे। ये वहां के हैंडआउट्स में भी लिखा हुआ था, कॉपी में भी इसको लिखवा रखा था हमने। तो आप देखोगे बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात। ये तुगलक काल में एमबीटी और नसरुद्दीन महमूद या नसरुद्दीन तुगलक करके कोई एक शासक था आखिरी तुगलक का, उसमें समय में बन गए थे राजा आपके उत्तर भारत में। एमबीटी के समय ही बहमनी बन गया था और विजयनगर बन गया था, विजयनगर और बहमनी बन गया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही। अभी हम क्या करेंगे, इन सब का एक राजनीतिक परिचय हम नोट्स के थ्रू लेंगे। हम विजयनगर में थोड़ा डिटेल होगा, ठीक है। बाकी का तो बस समझ लो कि बस नाम है वही काफी है, आप जानते रहिए कि बना था राज्य। संतुष्टि के लिए मैं 1-2 बात बता दूंगा, वैसे उसमें 10-20 बातें लिखी हुई है नोट्स में, ताकि आपको संतुष्टि रहे कि हाँ कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक नहीं होना चाहिए कब बना था ये, ठीक। जो बात कभी नहीं भूलनी है कब बना, डेट ना भी याद हो, किस राजवंश के समय बन रहा है, किसके समय बन रहा है, ये तो कम से कम कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि कॉन्सेप्ट ही आपको याद रहेगा। पीछे आपको याद होगा मुगल काल हमने पढ़ा, हमने देखा अकबर ने बंगाल को निपटा दिया, याद है? नहीं भी याद होगा तो याद आ जाएगा। अकबर ने क्या किया था, बंगाल को 1574-76 में जीत लिया था। आपको याद होगा सिकंदर लोदी ने जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया था, जौनपुर की कहानी खत्म हो गई थी। मालवा के बारे में आप पढ़ेंगे, मालवा को पहले गुजरात ने जीता था, बाद में हुमायूं ने जीत लिया था, फिर स्वतंत्र हो गया, फिर 1561 में अकबर ने जीत लिया। 1561 के बाद मालवा की कहानी खत्म। बाज बहादुर और रूपमती दोनों संगीत के बड़े जानकार थे, अकबर के दरबार में उन्हें सम्मान मिला था। मालवा विजय 1561, मालवा में ही माहम अनगा के पुत्र अधम खां को भेजा गया था। अधम जो वहां गया और सब लूटने के बाद मालवा के सारे
संपत्ति उम्पत्ति माल वाल लूटने के बाद अकबर को दिया नहीं उसने, अकबर नाराज हो गया, महल से फेंकवा दिया, फिर भी बच गया, फिर हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था, फिर मृत्यु हो गई, उस झटके में महामनगा भी दुनिया छोड़ के चली गई। उस संदर्भ में हमने मालवा की। तो आपको ये पता है कि इसको फाइनली कब निपटाया गया मुगलों के समय, ऑलरेडी पता है, और बना कब। जब आप अपने मेन नोट्स को देखेंगे तो उसी में यह है कि बना कब और इसको, तब मैंने आपको नहीं कहा था कि नहीं आप क्षेत्रीय राज्य के बारे में कॉन्सेप्ट बन गया है, तब छोड़ दिया था कि नहीं आपको अलग से पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बना कब तुगलक के साथ साथ मैंने लिखा दिया आपको कॉपी के अंदर नोट्स में, और फाइनल इसकी कहानी कब खत्म हुई, तो अकबर के समय कहानी खत्म हुई लगभग राज्यों के उत्तर भारत में। ठीक, और अभी बात करने वाले क्षेत्रीय राज्य में विजयनगर बना, ये तो ठीक है विजयनगर है ना, इसके बारे में हम अलग से परिचय ले लेंगे हम। बहमनी आप देखेंगे 1346-47 से लेकर के 1538 तक। ठीक, और विजयनगर के बारे में जब पढ़ेंगे हम 1336 से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक। ये वाला स्ट्रक्चर सबको लिखना है, मतलब इसके लिए वेट नहीं करना, ये वाला स्ट्रक्चर अभी कॉपी में, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको एक हेल्प कर देगा, है ना। ठीक, 17वीं सदी का मतलब 1650 के आसपास तक पहुंच गया एक तरह से मोटे तौर पे, 1630, 40, 50 ऐसे समझ लो आप इसको। ठीक है, विजयनगर में है ना। और ये बहमनी ना 1500 तक कमजोर खत्म हो चुका था। ये बहमनी के बाद भी लगभग 150 साल तक विजयनगर रहा है। अब जब बहमनी का पतन हो जाएगा, जब बहमनी का पतन होगा, पतन होने के बाद बहमनी जो है 5 राज्यों में बटेगा। ठीक, बहमनी के पतन के बाद बहमनी 5, अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है, बीजापुर, बीदर और बरार। बीदर और बरार। ठीक, अहमदनगर में जिस वंश का शासन होगा वो कहलाएगा निजाम शाही। निजाम शाही वंश। मैं भी आपको डेट में नहीं ले जा रहा हूं, है ना, बस केवल वंश का परिचय हो रहा है। गोलकुंडा में जिसका शासन होगा वो कहलाएगा आपका कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश। ठीक, बीजापुर में जो होगा वो कहलाएगा आपका आदिल शाही वंश। बीजापुर में जो वंश होगा वो कहलाएगा आपका आदिल शाही वंश। ठीक, बीदर में जो होगा वो कहलाएगा आपका बरीद शाही वंश। और बरार में जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका इमाद शाही वंश। ठीक है, इन वंशों का शासन रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य का एक ओवरऑल व्यू बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम तथ्यों में जहां उतरेंगे ना सब ये व्यू गायब हो जाएगा, व्यू पहले रखना है। एक आया और गया इसकी कहानी समझनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और बता दें। जैसे अहमदनगर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये कहां पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र। गोलकुंडा कहां पड़ता है? आंध्रा। अब तो हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना वाला क्षेत्र आपका गोलकुंडा का क्षेत्र है ना। बीजापुर कहां पड़ता है? कर्नाटक। ठीक, बीदर कहां पड़ता है? कर्नाटक।
बरार कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक। बहमनी के पतन के बाद 5 वंशों का शासन हुआ अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है। 2 वंश कहाँ है? महाराष्ट्र में, 2 कहाँ है? कर्नाटक में, और 1 कहाँ है? आंध्रा में। तो बहमनी का शासन कहाँ था? बहमनी का शासन था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, क्लियर ना सभी को? हमने वहां नहीं बताया शासन कहां था। आप थोड़ा बहुत याद करिए पहले वाला दौर, जैसे सातवाहनों का शासन कहां था? महाराष्ट्र, आंध्र और उत्तरी कर्नाटक। बहमनी का शासन था। बहमनी कमजोर हुआ तो 5 भागों में बट गया ये। पल्लवों का शासन और चोलों का शासन कहां था? तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी आंध्रा, केरल का कुछ हिस्सा। तो अभी विजयनगर का शासन वहां रहेगा। ये एक सिस्टम बना हुआ, मैं पे भी समझा दूंगा आपको। कोई शक्तिशाली है तो इतने बड़े भूभाग पे वो कब्जा, विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक या तुंगभद्रा नदी तक शासन, ये बीच वाला हिस्सा होता है। कृष्णा या तुंगभद्रा के दक्षिण नीचे कोई एक और शक्तिशाली राज्य होगा, बस यही कहानी चलती है। सिस्टम बना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ क्षेत्र नहीं लिखवाया कि बहमनी का रेज, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहमनी का शासन कहां पे रहा होगा। छोटी सी बात आपको और याद दिलवा दें आपको, ठीक है? आपको याद होगा चांद बीबी का नाम हमने अकबर के समय लिया था, याद है सभी को? अहमदनगर के कुछ हिस्सों पे अकबर ने कब्जा कर लिया तो पूरा नहीं कर पाया था। अहमदनगर को फाइनली किसने निपटाया था? शाहजहां ने। मैं आपको याद दिला देता हूं, ये अहमदनगर का इलाका हो गया महाराष्ट्र का। 1633 में शाहजहां ने इसको निपटा दिया था। ठीक, ये मैं लिखवा चुका हूं आपको, है ना? गोलकुंडा और बीजापुर की बात करें हम लोग, जैसे ये आपका हो गया उत्तरी कर्नाटक, हो गया आपका बीजापुर, और इधर हो गया आपका गोलकुंडा। बीजापुर को 1686 में औरंगजेब ने और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने निपटा दिया था, लिखा हुआ आपके नोट्स में। ठीक, जब आप मुगल पढ़ेंगे ना, सल्तनत मुगल में ही क्षेत्रीय राज चले आते हैं, ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है। बस एक बार स्ट्रक्चर समझना है काल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये सब क्षेत्रीय राज्य थे, तो ऑलरेडी आप ये भी लिख चुके हैं। अब रह जाएगा आपका बीदर और बरार। ये जानने की जरूरत नहीं है, बीदर को ये निपटा देगा, जो कर्नाटक वाला जीत लेगा उसको, और बरार को ये निपटा देगा महाराष्ट्र वाला। फाइनली 3 ही राज्य बचेंगे, 2 का तो जल्दी पतन हो जाएगा, बीदर और बरार का। बचेंगे 3 राज्य, एक को शाहजहां ने निपटा दिया, 2 को औरंगजेब ने निपटा दिया, इसकी भी कहानी खत्म। ठीक, तो जब आप सल्तनत और मुगल पे फोकस करेंगे ना, तो आपको इसके बनने का, कब बना और कब गया, इसकी समझ आपको वहीं पे बन जाएगी। अलग से हमने दे रखा है यहाँ पे, लेकिन अलग से आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वहीं फोकस रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसके बारे में। एक तो पहला तो ये मिनिमम हो गया, अभी थोड़ा सा और इसमें कुछ बताना है हमें। तो ये तो हो गए आपके उत्तर भारत के जो पतन के बाद राज्य बने थे। अच्छा, सारे राज्य सल्तनत के पतन के बाद बने ऐसा तो है नहीं। ठीक, उत्तर भारत में ही राजस्थान है। ठीक, राजस्थान में मध्यकाल में 3 शक्तिशाली राज्यों का, 2 का तो उल्लेख मिलेगा ही मिलेगा आपको, मेवाड़ का और मारवाड़ का। अब यहां लिखने का मतलब, अब इसका सल्तनत से कोई रिलेशन नहीं है। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पे अभियान, चित्तौड़ पे अभियान किया था, हमने बताया था आपको, कब्जा किया था, रानी पद्मिनी वाली बात आई थी। फिर आगे चलकर चित्तौड़ फिर स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। यहीं का एक शासक था राणा सांगा, जिसने बाबर को चुनौती दी थी, मेवाड़ का ही। ठीक, तो ऑलरेडी आप देखोगे मेवाड़ मारवाड़ का भी रेफरेंस आया है। देखो, मेवाड़ का बहुत समृद्ध इतिहास है, आप राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो काफी
हम जब कह रहे हैं कि जब हम मुख्य धारा की लड़ाई चल रही उसमें हमने मेवाड़ मारवाड़ का रेफरेंस ले लिया है। शेरशाह का मारवाड़ अभियान आपको याद होगा, सेमल का युद्ध, मालदेव शासक थे। शेरशाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य। अकबर के समय पूरे राजपूत राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, वो अकबर की राजपूत नीति आपको हम बता चुके हैं। वहां सब उल्लेख है आपका आमेर का, मेरता का, मेवाड़ का। बस मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया था, राणा प्रताप संघर्ष करते रहे, जहांगीर के समय स्वीकार किया था उनके उत्तराधिकारी ने। तो ऑलरेडी राजस्थान, बट राजस्थान सल्तनत से टूट कर नहीं बना था। अभी जो बात मैं समझा रहा हूं ना, ये बात ज्यादा जरूरी है आपको समझना, क्षेत्रीय राज का पूरा पिक्चर, कहां पे कौन कैरेक्टर है, फिर तो हम इतिहास में चले ही जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा अलग कलर में लिख रहा हूं। ऐसे ही कश्मीर की बात करें, आपको याद होगा जब हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे थे तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, नहीं भी याद होगा तो याद आएगा। हमने एक बात कही है ना कि आपको तो एक ही काम है, याद रखना है। अब आप सोच लो, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि जो आपने पढ़ लिया उसको याद रखना है, आप खुद समझ जाओगे। अब आप उस दौर में आ गए हो और अभी तो एक विषय चल रहा है आपका। जितने ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो बहुत सारे सब्जेक्ट, अभी तो आपका एक ही शुरू हुआ है, खत्म। ठीक है, तो अब आप याद रखना, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि कोचिंग के साथ अपने चीजों को याद रख लिया। हमने तो कहा 50-60%। आप देखो कि मैं बहुत प्रैक्टिकली बताता हूं, 50-60% आपने याद रख लिया ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक, पूर्व मध्यकाल आपको याद होगा, हर्षवर्धन के बाद थोड़ा अंधकार था, यशोवर्मन का शासन, फिर आयुध वंश का शासन, फिर कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, फिर प्रतिहारों का परिचय हुआ, फिर प्रतिहारों के बाद उत्तर भारत में तमाम राजवंशों का बात किया। पूर्व में पाल वंश 750 से 1160, 1160 से 1206 सेन वंश आ गया था, लक्ष्मण सेन की बात की थी हमने, ऐसे परिचय हमने दिया था आपको। मुझे याद है ऑनलाइन बच्चे जब मैं उस समय बताता था, बच्चे भी कुछ कुछ लिखते रहते थे, बट अभी मैं वैसे चैट पढ़ नहीं रहा हूं, बट अब उन्हें याद नहीं आएगा कि क्या लिखना है, तब मैं छोड़ देता हूं उनको, आप करते रहिए, आप करते रहिए, आप अभी नहीं याद आएगा। ठीक है, ये क्या था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, आपको लगेगा क्यों, यही तो चीज मैं कह रहा हूं ना, बहुत के क्रम में हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले एक बार पिक्चर, ये पिक्चर से अपने को आपको लिखना है कॉपी के अंदर, मैप बना रहना चाहिए कैसे बना, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ये बात आसानी से याद रह जाएगा। इसके बाद आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा बाकी चीजों को याद रखने में। जो मैं समझा रहा हूं ये याद रह जाएगा आपको। और देखिए आप, तो कश्मीर में इस समय क्या हुआ, सबसे एक मंगोल हमला हुआ, फिर वहां पे इस्लाम धर्म को लोगों ने अपनाना शुरू किया जबरन, और फिर कश्मीर में भी इस्लामिक शासन स्थापित हो गया। सल्तनत काल का कभी कश्मीर पे कब्जा नहीं रहा है, बट आप सब जानते हैं अकबर ने कश्मीर पे भी कब्जा लिखवा रखा हमने नोट्स के अंदर। तो कश्मीर में किस वंश का शासन था, तो उसके बारे में एक छोटा सा परिचय यहां पे, उसके बारे में भी 2-4 जानकारी हमें याद रखनी है, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, तो ये सब तो चलो इसमें दिया हुआ है अपने जो आपको हैंडआउट्स हैं, है ना। उत्तर भारत में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के पैरेलल उत्तर पूर्व में कामरूप और अहोम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कामरूप वंश और अहोम वंश का शासन। अभी अहोम बहुत चर्चा में थे, क्योंकि अहोम को शासकों को जहां दफनाया जाता था पहले, बाद में दाह संस्कार होने लगा, तो जहां वहां इमारत बनाई जाती थी दफनाने के बाद, उसको मोईदाम कहते हैं। यूनेस्को ने अभी उसको विश्व विरासत सूची में शामिल, भारत का 43वां स्थल हो गया। तो अहोम बहुत चर्चा में आ गया पूरी दुनिया में। नॉर्थ ईस्ट का एक जनजातीय समाज है अहोम, बहुत चर्चा में है। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का शासन कहां था ये तो आपने पढ़ ही लिया था, कब कब कहां था। दिल्ली सल्तनत जब कमजोर हुआ तो कौन कौन से राज्य बने,
राजस्थान का अपना अंदाज था, वो अपने तरीके से चलता रहा। कश्मीर अलग रहा उससे बाहर, और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप और अहोम का शासन चलता रहा। तो यानी क्षेत्रीय राज्य की बात करें तो ये हैं आपके क्षेत्रीय राज्य। ठीक, ये है क्षेत्रीय राज्यों का एक सामान्य परिचय। अब आ जाइए, अब आप एक नोट्स में देखेंगे, यहां लिखा हुआ है बहमनी राज्य। दिख रहा है आपको बहमनी साम्राज्य? अब ये तो हो गया आपका परिचय, कब आया कब गया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अब मैं यहां दे दूं। बहमनी साम्राज्य कब से कब तक था? 47 से 1538। पहला शासक है बहमन शाह। आप देखोगे इसके बारे में तीन बातें। हसन गंगू बहमन शाह के नाम से बहमनी का शासक बना। गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी, गुलबर्गा पड़ता है कर्नाटक में। ठीक, अब इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है हमें इस पैराग्राफ में। आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए और क्या क्या हुआ था, लेकिन इतना ही काफी है कि संस्थापक कौन था बहमनी का, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को? अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन करिएगा, वैसे डार्क कर रखा है उसको, वहां पर टिक मारना और टिक मार दीजिएगा। आगे देखेंगे फिरोज शाह बहमनी का उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी की चर्चा थोड़ा विद्वान शासक में होती है, और इसने एक वेधशाला बनवाया था। एक विद्वान शासक था और इसने वेधशाला बनवाया था। ठीक, और कुछ नहीं जानना इसके बारे में। बाकी शासकों का कुछ नाम दिया हुआ है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कभी पढ़ रहे तो आप पढ़ते चले गए। देखेंगे मोहम्मद तृतीय लिखा हुआ है, दिख रहा सभी को? इसका एक मंत्री था महमूद गवा। ये बहुत लोकप्रिय मंत्री था, शक्तिशाली मंत्री था महमूद गवा। महमूद गवा का नाम ध्यान रखेंगे आप केवल। हाँ ठीक है, बहमनी राज्य का एक मंत्री था महमूद गवा। और महमूद गवा ने बीदर में एक मदरसा बनवाया था। बीदर में एक मदरसा। ठीक, तो मेरी तरफ से बहमनी राज्य के बारे में कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही गया। मेरी तरफ से मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि तीन बातें ध्यान रख सकते हैं तो रखिएगा। संस्थापक कौन था, फिरोज शाह बहमनी के बारे में एक दो बात, और महमूद गवा के बारे में, बाकी परिचय दिया हुआ है उसमें। सुन पा रहे हैं सभी लोग? आपको जो मेडिवल का स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें इससे बहुत डिटेल में परिचय है। सतीश चंद्र वाली किताब में बहुत सेंसेबल परिचय है उसमें। मेरा अभी भी सुझाव होगा कि जितना मैं बताऊं उतना याद रखने की कोशिश करिए। पढ़ना हो तो किताब ही पढ़िएगा रीजनल एस्टेट के बारे में। नोट्स आपको आज या कल एक मिल जाएगा, मे भी आज ही मिल जाए आपको या कल मिल जाए। स्टडी मटेरियल आ गया अभी, जस्ट मुझे दिया गया है, तो इसमें भी देखा हमने काफी डिटेल में परिचय दिया हुआ है। उतना नहीं पढ़ना है हमें। जैसे एंशिएंट का मैटर दिया गया है या मॉडर्न का, वैसे मेडिवल का भी मैटर है। ठीक है, फैक्ट्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत, कभी भी लगे कुछ आपको सर्च वर्च करना हो तो आपका ये मैटर स्टडी मटेरियल एनफ है, आप उसको देख लिया करिएगा। डिटेल में बहुत सारी बातें बताई गई। बट मैंने आपको क्या कहा, जैसे आप कभी कभी ना घबराएंगे, आसपास वालों कोई कुछ बात बोलेगा, आप चूंकि सोच नहीं पाएंगे अच्छा ये जरूरी है कि नहीं, इसमें एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। हम लोग तो इतनी बार ऊपर से देखते रहते हैं ना चीजों को, हम घटनाओं में डूब के नीचे से ऊपर नहीं देखते ना। अब हम लोग घटना इतनी पता है, ऊपर से बैठ के देखते अच्छा क्या है, काम का नहीं है, काम का है, प्रश्न का नेचर, तो हम लोग उस तरह से तय करके बताते हैं आपको कि नहीं। आप बहमनी के बारे में हमने बता दिया, तीन बातें आपको मिनिमम याद रखनी है, आगे आपकी श्रद्धा भक्ति। ठीक है, मतलब इतना याद रख सकते तो रखिएगा, वरना इतना ध्यान रखिएगा बहमनी कब बना था, कब तक था, कौन सा एरिया था, उसका कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है। इसमें भी दो इंफॉर्मेशन कौन सा बोला हमने, एक मदरसा बोला और एक वेधशाला ऑब्जर्वेटरी बोला। स्थापत्य हो गए, ये कल्चर हो गया, ये इसलिए हमने दो बातें बोली। ठीक, आप देखेंगे बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो गया आगे चल करके धीरे धीरे। अहमदनगर में निजाम शाही वंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ निजाम शाही वंश के बारे में, और लिखा भी हो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में इसको मिला। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक सपोर्ट के लिए दे रखा है हमने आपको। ठीक है, ताकि आपको एक परिचय मिल जाए। ठीक, बीजापुर का आदिल शाही वंश लिखा हुआ है यहाँ, बीजापुर का आदिल शाही वंश। ठीक है, और
यहाँ एक है बीजापुर में गोल गुंबद, बड़ा फेमस आर्किटेक्चर है बीजापुर का गोल गुंबद। वैसे भी पता रहेगा, अभी अलग से लिखवा दूंगा आपको मैं, ठीक। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश, देखिए लिखा हुआ है कब स्टार्ट हुआ और कब अंत हुआ। 87 यानी औरंगजेब ने निपटाया इसको, ठीक। और गोलकुंडा में देखोगे आप, हैदराबाद नगर बना था इसी समय, और एक चार मीनार बहुत फेमस है, ठीक है। गोलकुंडा में हैदराबाद नगर, चार मीनार, और गोलकुंडा फोर्ट भी है, बहुत फेमस है, अभी चर्चा में था। बरार में इमाद शाही वंश लिखा हुआ है, यहां देखेंगे आप, ठीक है। यहां लिखा भी हुआ है बरार को अहमदनगर ने मिला लिया था, यानी उसका अस्तित्व खत्म। बरार बहुत कम समय के लिए था, 100 साल भी नहीं रहा। बीदर का बरिद शाही वंश, बीजापुर वाले ने बीजापुर को मिला लिया, कर्नाटक वाले ने कर्नाटक को जीत लिया, और महाराष्ट्र वाले ने महाराष्ट्र को जीत लिया था। ये 5 वंश थे, तो 2 तो निपट गए ऐसे ही, 3 को मुगलों ने निपटा दिया, तो ये निपट गए, ठीक। बंगाल, ये हमने बताया था आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल स्वतंत्र हुआ था, लिखवाया था कॉपी में आपको, ठीक। यहां भी राजवंशों के बारे में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा आपको, बट इसमें देखेंगे आप, एक अलाउद्दीन हुसैन शाह है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए, जैसे कामरूप, अहोम, उड़ीसा जैसे राज्यों पर विजय, मतलब लड़ा था, अहोम पे तो कोई जीत नहीं पाया था, लड़ाई कामरूप इसके समानांतर हो गया। अब जैसे मान लो बंगाल का राज्य, सपोज दैट ये बंगाल का राज्य है, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला आपका राज्य हो गया, तो इधर पश्चिम की तरफ होगा कामरूप, और इधर की तरफ होगा अहोम, ये सब जो इलाका होगा अहोमों के पास होगा, ठीक। और ये हो गया उड़ीसा, उड़ीसा में एक समय गजपति वंश का शासन था, है ना। तो बंगाल वाले को विस्तार करना हो, या तो वो इधर जाएगा, या इधर जाएगा, या इधर जाएगा, या इधर आएगा। लड़ाइयां हमेशा समानांतर वंश में होती हैं, ये कॉन्सेप्ट पहले भी हमने समझाया है। ऐसे पढ़ के लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर ज्योग्राफी भी एक बार समझ लेते हैं, अच्छा इसके समानांतर था कामरूप, अहोम, गजपति, तो लड़ेगा ही, या तो वो इस पे हमला करे, ये उस पे हमला करे। पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई होती रही है, ठीक है, राजवंशों को लेकर के, इसमें कोई नई बात, तो ज्यादा गंभीर मत हो जाएगा कि हम कुछ ज्यादा पढ़ लिए हैं, कुछ नहीं हुआ, हमला हो रहा है एक दूसरे पे, ठीक। इसके शासन काल में चैतन्य ने बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रचार, आपको याद होगा चैतन्य जब हमने पढ़ाया था, हमने बताया था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने चैतन्य को संरक्षण, वहां लिखवा रखा है हमने, बंगाल के शासक, अब दोबारा पढ़िएगा भक्ति मूवमेंट में, ये हमने उल्लेख किया हुआ है वहां पे भी। इसके समय एक मस्जिद बना, उसका नाम छोटा सा नाम सोना मस्जिद। रूप और सनातन 2 महत्वपूर्ण हिंदू अधिकारी थे इसके शासनकाल में, कुछ लोग इसको कृष्ण का भी अवतार मानते रहे हैं। इसके समय एक विद्वान थे मालधर वसु, उसको इन्होंने गुणराज खां, श्रीधर वसु को सतराज खां मतलब उपाधि दी थी। इसमें सिवाय चैतन्य के कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, लेकिन डार्क कर रखा है, आप पढ़ना चाहें तो इसको एक आधा बार, कभी भी रीडिंग कर रहे हैं ना आप, तो पढ़ लिया हमने उसको, चैतन्य वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नुसरत शाह, ठीक है, आप देखेंगे इसके समय मस्जिद 2 बना है। और एक इंपॉर्टेंट है, एक मालधर वसु करके जो विद्वान है, इन्होंने महाभारत का बांग्ला अनुवाद किया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मालधर वसु ने बांग्ला अनुवाद किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे, अच्छा नुसरत शाह देखो 17 से 32, बाबर का समय कब था, 1526 से 1530, ठीक है सभी को। तो बाबर का समकालीन कौन था उस समय, तो नुसरत शाह शासन कर रहा था। गयासुद्दीन महमूद शाह वगैरह के बारे में अब याद रखने के लिए मैं नहीं कहने वाला हूं, ठीक है। क्या सब प्रॉब्लम है क्या, ओके। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कश्मीर इसके बाद।
अभी जो हमने परिचय दिया आपको, देखिए आप जरा एक बार हम लोग बात करेंगे कश्मीर। सल्तनत के अधीन नहीं था कश्मीर, क्लियर ना, सल्तनत के अधीन नहीं था कश्मीर। कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है, पहले मंगोलों ने हमला किया, फिर कहां से मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। इसी क्रम में, बातचीत क्रम में देखेंगे आप, एक जैन उल आबिदीन नामक शासक का उल्लेख है और इसके पूरे पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर रखा है। ये बेसिकली पूरा लाइन जो सतीश चंद्र की किताब से उठाया गया है, ठीक है। इसके बारे में मैं पढ़ देता हूं। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, सिकंदर का छोटा भाई था। हिंदुओं को कश्मीर घाटी में पुनः आमंत्रित किया, यानी अंदाजा लगा लो उसी समय ऑलमोस्ट हिंदुओं को इस कश्मीर घाटी से भगा दिया गया था। धर्मांतरण करिए नहीं तो भागिए वहां से आप, ये वो दौर है, ठीक। जजिया का उन्मूलन कर दिया था इसने, गौ हत्या पर पाबंद लगाई थी, जिलसाजी कला सीखने 2 व्यक्तियों को समरकंद भेजा था, कश्मीर में शाल बनाने की कला विकसित की। और बुल्लर झील के पास एक स्थापत्य है जैनुलंका करके। महाभारत एवं राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद इतिहास में बादशाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद करिए चाहे मत करिए, 1-2 बार रीडिंग कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। हाँ, जैनुल आबदीन करके एक शासक था जो थोड़ा, जिसको अकबर कहते हैं। तो अकबर का जो अप्रोच होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अकबर का जो अप्रोच होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कश्मीर के बारे में और कुछ नहीं जानना है आपको, क्षेत्रीय राज्य में, ठीक। जौनपुर आपको याद होगा, हमने बताया था फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां यानी अपने भाई की याद में जौनपुर शहर बसाया था। 1398 में एक अधिकारी था जिसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य, क्योंकि उसकी उपाधि थी शर्क, इसलिए जौनपुर में शर्की वंश। देखिए, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। के बाद मलिक उस शर्क ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में परिवर्तित किया और शर्की वंश की स्थापना की, ठीक। इब्राहिम शाह में देखेंगे आप, यहां पे एक लिखा हुआ पूर्व का सिराज, ठीक है। इब्राहिम शाह में क्या लिखा, पूर्व का सिराज। सिराज ईरान में एक महत्वपूर्ण जगह है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। थोड़े समय के लिए आप देखेंगे जौनपुर पूर्व का सिराज कहलाएगा। 1398 से लेकर के लगभग 100 साल तक रहा इसका शासन। शेर शाह ने जौनपुर में ही शिक्षा ली थी, फारसी शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया था। आगे आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत, ठीक है, नहीं है। नीचे देखेंगे पॉइंट लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के निवासी थे। नाम सुना है ना जायसी का, पद्मावत, जौनपुर के रहने वाले थे। तो जौनपुर में संस्थापक के नाम पे शर्की वंश कहा जाता है और पूर्व का सिराज कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। बस 3 बातें जाननी है आपको। शासक का नाम मेरी तरफ से तो नहीं ना है, बस जब भी कभी रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग कर लिया ताकि सुना सा लगे, कभी याद करने के लिए मैं कहीं नहीं कह रहा हूं आपको। यही नीचे लिखा हुआ गुजरात, ठीक है, बट परिचय उसका गुजरात का अगले पेज में है। जफर खान ने गुजरात को स्वतंत्र राज्य में बनाया, ठीक है। मुजफ्फर शाह की उपाधि, तो गुजरात में मुजफ्फर शाही वंश, जौनपुर में शर्की वंश, ठीक है। बंगाल में हुसैन शाही वंश, मालवा में भी हुसैन शाही और खलजी वंश, और गुजरात में मुजफ्फर शाही वंश। ये इसमें सब परिचय, वंश का नाम थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, है इसमें दिया हुआ। अब देखेंगे इसमें अहमद शाह है, ठीक है, इसके बारे में है। तो अहमदाबाद शहर इसी ने बसाया था। गुजरात में इसने पहली बार जजिया लगाया था, अहमदाबाद में जामा मस्जिद और 3 दरवाजा, ये जानना है आपको, ठीक है। एक महमूद बेगड़ा है, ये बहुत खाता था, पेटू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। ये विष भी पीता था। अब ऐसे इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं महमूद बेगड़ा के बारे में, है ना, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, कुछ अलग से याद मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। बहादुर शाह के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये गुजरात का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान था। हुमायूं के साथ इसका संघर्ष हुआ था। एक पुर्तगाली गवर्नर था, उसके साथ हाथापाई हुई और समुद्र में गिर करके इसकी मौत। इसी ने मालवा पे कब्जा कर लिया। तो हुमायूं जब वापस मालवा को जीता, फिर गुजरात को जीता, फिर दिल्ली आया, फिर शेरशाह का पीछा करने के लिए बंगाल गया था। ये वही बहादुर शाह है। ये साहसी व्यक्ति था, साहसी शासक था, ठीक है। जहां तक मुझे याद है, इससे संबंधित कोई एक सवाल इस बार प्रीलिम्स में भी आया है। इस बार 2024 में प्रीलिम्स में पूछा है इससे संबंधित कोई एक सवाल, इजी सवाल था वो।
मालवा के बारे में देख लीजिए, परिचय दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब आपको बस ऐसे पढ़ के निकल जाइएगा आप, ठीक। मेवाड़ का भी थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है। इसमें आपको राणा कुंभा, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ और एक राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में ऑलरेडी हमें जो जानना था हम जानते हैं, यानी अलग से पढ़ने की जरूरत। बट इन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको यहां पे दिया हुआ है। एक परिचय हमने दे दिया कैसे बना, एक परिचय यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है छोटा मोटा एक तरह का राजनीतिक परिचय क्षेत्रीय राज्यों के बारे में। क्लियर सभी को? अब इसी में आप देखेंगे अगला जो एक परिचय है आपका, वो थोड़ा विस्तृत परिचय है, विजयनगर। दिख रहा सभी को? विजयनगर को हमने अलग से ले रखा है ना, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अब 1 बाय 1 करके थोड़ा बहुत बताता चला जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा जो जो काम की बात है। कुछ ऐड ऑन करना होगा तो वो भी कर दूंगा। पढ़ना है इसको ठीक से, मन लगा के पढ़ना है इसको, इसलिए मैं इसको आराम आराम से आपको समझाता हूं। क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि एक क्वेश्चन हमने बताया इससे हर एक साल पूछे जा रहे हैं, और हमें ऐसी संभावना जहां जहां बनती है इस तरह के एग्जाम में हमें थोड़ा भी ठीक से एफर्ट लगा देना चाहिए उसमें। इसी के लिए हमने कहा एनसीईआरटी 12th क्लास जो वॉल्यूम 2 है आपका, भाग 1, भाग 2, भाग 3 है ना 12th क्लास में, भाग 2 में विजयनगर पे पूरा एक चैप्टर है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जाने के पहले जरूर उसको पढ़ लीजिएगा ठीक से जब मौका मिले। बाकी के बारे में सिर मत खपाइएगा, बहुत है, ठीक है। पहले आप मुख्य धारा के इतिहास को ठीक से याद कर लीजिए जो आपको बताया गया है, फिर सोचिएगा इसका हम क्या करें हम, ठीक है। विजयनगर का एक सामान्य परिचय हम लोग ले लेते हैं। देखिए, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का नगर, ठीक है। विजयनगर ऐसे कहा जाता है ना। तुंगभद्रा नदी के किनारे राजधानी क्षेत्र था, ठीक है। इसको हम्पी भी कहते हैं आज, विजयनगर को, विजयनगर को हम्पी भी कहते हैं, ठीक। जब कभी आप ऐसे देखेंगे, आप मैप पे जब 12th वाली किताब पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा, जैसे कृष्णा नदी है तो तुंगभद्रा नदी है ना। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहते हैं। ये ऊपर वाला आपका बहमनी हो गया और नीचे वाला आपका विजयनगर हो गया। आपको याद होगा यहां पे वातापी के चालुक्यों का शासन था इधर, तो इधर पल्लवों का था। इधर कल्याणी के चालुक्य थे तो इधर चोल थे। जो राजवंश इधर और इधर दोनों के बीच में यहां टकराव होता है, फिक्स है ये, इतिहास का फेमस है। पल्लव चालुक्य संघर्ष, चालुक्य चोल संघर्ष, ठीक है, विजयनगर बहमनी संघर्ष, इतिहास के फेमस संघर्ष, राजनीतिक इतिहास में इसकी खूब चर्चा होती है, ठीक। तो हमने कहा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है विजयनगर, जानना है हमें ये, ठीक। मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल, मुगल काल की बात करें उस समय हिंदू राजवंश के रूप में, शक्तिशाली शासक के रूप में इसकी चर्चा होती है, ठीक है। आगे वर्तमान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र के साथ गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र शामिल थे। कहने के लिए गोवा पे कुछ समय के लिए कब्जा था, महाराष्ट्र पे कुछ समय के लिए कब्जा था, लंबे समय के लिए नहीं। मेन एरिया इसका रहा है कृष्णा के नीचे ही, ठीक है। मुख्य एरिया इसका है तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र, दक्षिणी कर्नाटक और केरल का कुछ हिस्सा, ठीक। बट कभी कभी ये सब क्षेत्र रहा है शामिल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है। संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। अब देखो विजयनगर क्या हो गया आपका, यहां भी हमने लिखा था, आपने देखा होगा 1336 से 17वीं सदी के मध्य तक।
इस पे 4 राजवंशों का शासन रहा। चारों राजवंश का एक छोटा सा नाम दिया हुआ है। संगम वंश दिख रहा है सभी को, सालू वंश, तुलु वंश। ये वंश याद रखिएगा, कभी आ जाएगा मैच करने के लिए कौन सा सही क्रम है। डेट वगैरह देखो बहुत नहीं पूछता है, आप जितना डेट याद करते हैं मॉडर्न इंडिया में डेट ठीक से याद रखिएगा। आधुनिक भारत में एंशिएंट मेडिवल में महत्वपूर्ण घटनाओं का डेट, ताकि आप क्रम मिस ना करें। समझ पा रहे हैं सभी लोग? बस आप क्रम याद रखिएगा, संगम, सालू, तुलु, आर्यवेडी। नहीं कुछ याद होता है तो थोड़ा बहुत कोड बना लीजिएगा आप, SSTA ऐसे कर दीजिएगा आप। कुछ ऐसा आपको दूसरा लगे तो आप दूसरा कर लीजिएगा आप, ठीक है, हिंदी में कर लीजिएगा आप उसको, है ना, बट ये जरूरी है। ठीक, राजवंश हो गए, है ना। स्थापना आपने बता ही दिया, 2 भाइयों ने की थी। कंपली राज्य के मंत्री वगैरह थे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल में एक जगह था यहीं पे कंपली। जब एमबीटी ने कब्जा कर लिया तो हरिहर और बुक्का दोनों ने इस्लाम को अपना लिया, दिल्ली आ गए थे। और जब कंपनी में विद्रोह हुआ तो एमबीटी ने उन दोनों को भेजा कि जाओ तुम विद्रोह का दमन करो। जब दोनों भाई दक्षिण की तरफ आ गए फिर से एक बार, तो एक संत के प्रभाव में आ गया और फिर से हिंदू धर्म को अपनाया और विजयनगर नामक राज्य। एमबीटी का अभियान हुआ तो उसने इस्लाम को अपना लिया। तो ऐसे ही चालाक लोगों की जरूरत होती है इतिहास में। तो मेरा मानना है कि जब एकदम मौत साक्षात खड़ा हो तो पहले मौत से बचिए, शिवाजी की तरह जिंदा रहेंगे तब तो कुछ काम करेंगे। समय बदला तो इन्होंने फिर से अपना लिया, ठीक है, बट वो अतीत की बात कर रहे हैं, ठीक है। बक्की बंदी बनाकर इस्लाम, मतलब बस केवल संस्थापक का नाम जानेंगे, बाकी आगे कहानी बताई गई है। जो बातें हमने समझाई वही सब लिखा हुआ आगे, ठीक। चौथे नंबर पॉइंट में देखेंगे आप, लिखा हुआ है हरिहर और बुक्का एक हिंदू संत विद्यारण के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित। ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विद्यारण कौन थे? एक वेदों के कमेंटेटर है, वेदों पे टीका लिखा है सायन, उनके शिष्य थे। सायन का नाम भी याद रखिएगा, ठीक। विद्यारण का नाम याद रखिएगा, सायन का नाम याद रखिएगा, हरिहर बुक्का का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इनके पिता के नाम पे संगम वंश, उतना कोई जरूरी नहीं है कि आप, तो 2 बातें इसमें याद रखने वाली थी, ठीक। अब देखिए संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर प्रथम, ठीक। अभी क्या याद रखना, मैं मार्क करवा दूंगा। विजयनगर का पहला शासक है, ये याद रखिएगा। संगम वंश का भी और विजयनगर का भी पहला शासक है। 2 समुद्रों का अधिपति, याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ जा रहे हैं। इस तरह की चीजों को संभव नहीं होता याद रखना, ये तो बहुत काट छाट करके इसको लिखा गया है, ठीक है, कि जब तैयार करवा रहे तुमने कर दो, क्योंकि राजनीतिक इतिहास में सवाल कुछ भी आ सकता है, सिलेबस का पार्ट है। तो जो लगा ऑप्शनल वगैरह में पूछा गया कभी कभी, तो नेट जीआरएफ में भी, तो चलो रहने दो, ठीक है, नजर में गुजरता रहेगा बच्चों का। या कुछ शौकीन बच्चे होते हैं फैक्ट्स को लेकर के एकदम, या तो तथ्य रहेगा या हम रहेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ चाहिए मतलब। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए अपना एंशिएंट का जो स्टडी मटेरियल है, मेडिवल का जो मटेरियल मिलेगा आपको बहुत है, आप 1 आध साल तक गोता लगाते रहेंगे उसमें आप, ठीक है। किसी को लगे आप कहीं कुछ मत करिएगा, आप हमने सर्टिफाई कर दिया, आप उसको बहुत आराम से पढ़िएगा। मॉडर्न का मैटर जितना मैं कहूं उतना इस्तेमाल करिएगा, उसमें रिस्क है, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे। देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि मैं बेवजह नहीं चाहता हूं कुछ पढ़ें आप, और कहां पढ़ना है कहां नहीं पढ़ना ये भी क्लियर होता है। आपसे पहले पूरे मैटर को थोड़ा मैं कर रहा होता हूं, कितना काम आएगा, कैसे काम आएगा, नहीं आएगा, मुझे सब पता रखता है। उस हिसाब से फिर मैं आपको सजेशन देता हूं कि नहीं, ठीक है। भार बचाना नहीं है ना कि नहीं आप हो तो क्या, हमने आपको दे दिया। एग्जाम आप नहीं मैं लिखूंगा, ठीक, एग्जाम मैं दे रहा हूं आपकी जगह पे, कहने के लिए आप दे रहे हैं। तो मैं मेरी अपनी समझ में मैं जो करूंगा जो नहीं करूंगा वही बात आपको बताऊंगा। समझ में आ रही बात ना? एग्जाम आप थोड़ी देते हैं, एग्जाम हम लोग देते हैं जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं। यदि कोई ईमानदारी से पढ़ाता है तो एग्जाम टीचर का भी होता है आपके साथ साथ,
ठीक है, तो इसलिए हमने कहा मॉडर्न इंडिया में जब मैं जितना कहूं उतना ही यूज करना है, ना कहूं तो नहीं यूज करना है। आप सब बच्चे मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में बैठ भी रहे हैं, हमने कहा बिपिन चंद्रा यूज करिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना पढ़िए आप। इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी कहा बिपिन चंद्रा तो इंपॉर्टेंट है, तो दो जगह बिपिन चंद्रा ही इंपॉर्टेंट है, या जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, ना कि कोई नोट्स। क्योंकि तस्वीर उसी तरह से बननी चाहिए उस टॉपिक की जिस तरह से सवाल का फ्रेम मेंस में बनेगा, ऑब्जेक्टिव तो इशू ही नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह की रीडिंग होनी चाहिए। फिर क्या होता है, वो फ्लेवर खत्म हो जाता है, जैसे स्पेक्ट्रम में भी खत्म है वो फ्लेवर। कई बार बच्चे पूछते सर हमने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा तब हम क्या करेंगे, पढ़ लो, वो टच खत्म है, वो टच हमने क्लास नोट्स में बना रखा है, पूरे टॉपिक को इंटरकनेक्ट करके हमने बांध के पढ़ाया आपको। आपने देखा ना डलहौजी वाला सवाल, पूरा टॉपिक शामिल हो गया। जब पूरा टॉपिक शामिल होता है तो कैसे आप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इंटरकनेक्ट करते रहना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव तो वैसे भी हो जाता है, आपको लगेगा कोई और कर रहा है, कोई नहीं करने वाला है। बीपीएससी के पेपर आप में से किसी ने देखा? मैंने तो नहीं देखा है अभी, कोई बात नहीं, मौका लगे देखिएगा एक बार। बिहार स्पेशल पढ़ने के साथ साथ एंशिएंट मेडिवल तो आपने कर ही रखा है, एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। एक क्वेश्चन बस किसी ने मुझे सेंड किया था, सर 1000 दिनारी किसको कहते थे? मलिक काफूर को 1000 दिनारी किसने, मतलब ठीक है, ये हमने लिखवाया नहीं, किताब में लिखा हुआ 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में उसको खरीदा गया था। बट अलाउद्दीन खिलजी के समय था मलिक काफूर। रेफरेंस होता है, आप रेफरेंस से पिक कर लेंगे उसको, हाँ ये होगा, ये किसी ने एक ऐसे सेंड दिया था, तो आप देखेंगे ना तो आपको क्लू मिल जाएगा, या जो हमने कहा है पढ़ने के लिए। देखो इसके पहले जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, या ठीक उससे पहले वाला एक पेपर पूरा हमने देखा था, जहां तक मुझे याद है हिस्ट्री के करीब 80% क्वेश्चन क्लास नोट से बन गए थे, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न से। ठीक इससे पहले या उसके पहले वाला कोई लेके आया था, क्योंकि देखता हूं मैं कभी कभी, जैसे अब ये याद नहीं रहता किस साल का पेपर है वो, अब देखता हमेशा हूं, मतलब ये मत सोचिएगा कि नहीं देखता हूं, मैं एकदम श्योर हूं कि क्वालिफाइंग क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अभी जो बताया जा रहा है कि 150 क्वेश्चन में जिन बच्चों का 95 से 100 के बीच में जनरल बच्चों का सही है, उनका पीटी होने की पूरी संभावना हो जाएगा उनका मैडम्स, ठीक है। 150 में 100 क्या रेशियो निकला आपका, मतलब कोई बता सकता है प्रतिशत में क्या आएगा 150 में 100? 66% आ रहा है, ठीक है। यानी हिस्ट्री में बुरे से बुरे हालत में भी 70% आपके सही, 65% भी सही हो रहा हो, 60 से 70 के बीच में तो आप रेस में बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सही, ठीक है ना, हमें पीटी निकालना होता है, क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। निगेटिव करके यदि आप, ठीक है, 60 से 70% आपका सही कहीं हो रहा तो आप बहुत अच्छी स्थिति में है। पेपर अभी शाम में देखूंगा, अभी कोई दे जाएगा, हमारी लाइब्रेरी में रख जाएगा वो, तो जरा मैं भी देखूंगा आज क्या पेपर पूछा, थोड़ा आइडिया रहता है ना कि क्या चल रहा है, ठीक है। फॉग तो नहीं चल रहा है कहीं, ठीक है, फॉग नहीं चलने देना है ना। तो इसलिए हमेशा पीटी को लेकर के पर्टिकुलर कमांड कर लीजिएगा। जैसे हमने क्या क्षेत्रीय राज का कॉन्सेप्ट पहले आपको दिया, देखो बना भी आपको पता है और गया भी आपको पता है सल्तनत और मुगल के साथ। अब आप जब इसके समझने के बाद पढ़ेंगे तो आप वहीं से वहीं इसको समझ लेंगे आप, अच्छा ये वहां बना था और ये समाप्त हो गया था। अहोम का परिचय नहीं, वो परिचय मैं भी करवा दूंगा, कुछ लिखवा दूंगा आपको 8-10 लाइन अलग से अहोमों के बारे में, ठीक। अच्छा बुक का प्रथम, इसके देखो उपाधि वगैरह दी गई, छोड़ दो इसको। इसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था, ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप, क्लियर ना। फिर क्रम मत याद रखिएगा, हरिहर के बाद बुक्का, ऐसे पढ़ रहे हैं, हरिहर बुक्का संस्थापक हैं, ओके, हरिहर द्वितीय, ठीक है। उपाधि उपाधि तो छोड़ दीजिएगा भी आप, है ना, ये सब भी छोड़ दीजिए, विद्वानों संरक्षण वगैरह। देवराय प्रथम, ठीक है, इसको ध्यान कर लीजिएगा आप, देवराय प्रथम को, ठीक है,
इसका कालखंड भी ध्यान में रख लीजिएगा। शक्तिशाली शासक था, मेरे ख्याल में ये इस बार पेटी में आ गया, सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी। ये जो आपको हमने बहमनी का जो नोट्स दिया है ना, यहाँ आप खाली देख रहे होंगे, यहाँ पे एक 1.25 पेज में विजयनगर का नोट्स देता था मैं, इतना हिस्सा इधर, 1 पेज और। पिछले 4 साल के चारों सवाल उसी से थे। शायद इस बार तुंगभद्रा नदी वाला था, तो इस बार उसको हटा करके थोड़ा उसको डिटेल करवा दिया है अब, मतलब फर्स्ट टाइम। वो 1 पेज में है, ऑनलाइन दिख जाएगा। जितने भी पीछे, जितने भी टॉपर्स इन द सेंस क्वालिफाई, जतिन है, विकास है, ठीक है, शशि है, बजरंग है, इन सब का कभी आप देखेंगे सब ने उस नोट्स को अपलोड किया हुआ है। मतलब मेरे जो हैंडआउट्स में आपको दे रहा हूँ, ये सब सेलेक्टेड हैं ट्रेनिंग पे, सब कभी आप देखेंगे सबका अपलोड मिल जाएगा आपको। क्योंकि क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जितनी जबरदस्त हो गई थी कि चेंज करना पड़ गया कि थोड़ा और इंफॉर्मेशन बढ़ा लेते हैं। और 4 में 1 साल छोड़ करके 3 साल का क्वेश्चन शशि चंद्रा से भी है, 1 साल वाला नहीं था, बट वो अपने हैंडआउट से था। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण बातों को था कि पहले क्या होता था ना, क्वेश्चन ही नहीं आते थे, तो उसके हिसाब से प्लान कर लिया, चलो जो महत्वपूर्ण है पढ़ लेते हैं, सिलेबस का पार्ट तो है ही। क्वेश्चन ही नहीं आते थे 20-20 साल तक, सिलेबस में है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अब जब ट्रेंड में है और क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो मैं बता ही रहा हूं आपको, प्लस मैंने कहा आप एक बार उसको भी पढ़िएगा विजयनगर, ठीक है, टाइम दे करके। क्लियर ना सभी को? क्योंकि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है विजयनगर, एक बार आ चुका है मेंस में भी सवाल इससे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। देवराय प्रथम की बात होगी, देवराय द्वितीय संगम उसका सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उपाधि छोड़ दीजिएगा, उड़ीसा के गजपति शासकों को, ठीक है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये दोनों योग्य शासक हैं संगम के। इसके बाद अंतिम शासक कुछ याद नहीं रखना आपको इसमें, यानी इसमें हमने 2 शासक का नाम और थोड़ा वंशावली से पढ़ लिया और 1-2 इंफॉर्मेशन बस, ठीक। लेकिन इसको जब भी मौका मिले पढ़िएगा, इस क्लास नोट को, विजयनगर को, क्यों चलने दीजिएगा इसको आप। अगला आ गया सालू वंश, ठीक। चंद्रगिरी ये पड़ गया आपका मद्रास के आसपास का इलाका, ठीक। सामंत के बारे में बता, चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक को हटाकर संस्थापक का नाम केवल याद रखें, सालू वंश का संस्थापक कौन हुआ? नरसिंह सालू, ठीक। इसमें एक वर्ड यूज किया गया बलापहार। बलापहार का मतलब शक्ति से सत्ता का परिवर्तन, बलापहार का मतलब ताकत के दम पे सत्ता का परिवर्तन। बाकी इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। संस्थापक का नाम, बात खत्म हो गई, ठीक। तुलु वंश, क्लियर ना सभी को? यहां पे भी लोड आपका मैं कम करता जा रहा हूं, बट एक बार बढ़ता जा रहा हूं इसको मैं आराम से। संस्थापक का नाम ध्यान रखिएगा, वीर नरसिंह। अब देखिए, दूसरा और तीसरा वंश के संस्थापक के नाम में नरसिंह लगा हुआ, एक में सालू लगा हुआ और एक में वीर, ठीक। वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी उनके अनुज, उनके भाई थे कृष्णदेव राय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय के बारे में सब पढ़ना है, ठीक। शासनकाल डेट याद रखिएगा, 1509 से 29, इनका डेट भी याद रखना है आपको। क्लियर सभी को? पूरे विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक और मध्यकाल के शक्तिशाली शासकों में गिनती होती है इनके, ठीक है। अब देखो, जब ये आए हैं 1509, तब तक बहमनी का पतन हो चुका है और धीरे धीरे ये 4-5 राज्यों में बढ़ गया है जब विजयनगर का शासन है। तो अब विजयनगर का सामना किन से होगा? इनसे सामना होगा, बहमनी का पतन हो चुका है। अब आप देखिए, सॉरी, कृष्णदेव राय का गोलकुंडा के युद्ध में सुल्तान, मतलब ये याद नहीं रखना किसको पराजित किया, गोलकुंडा समानांतर है लड़ाई हुई इनकी, ठीक। इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की, याद नहीं रखना आपको। इनके एक बहुत प्रसिद्ध मंत्री थे सालू तिम्मा, ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है।
बाबर कृष्णदेव राय का समकालीन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक, ये याद रखिएगा। इन्होंने एक नागलपुर शहर बनाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, केडीआर के बारे में अब देखो, कृष्णदेव राय का शासन है तो गोलकुंडा के शासक को इन्होंने पराजित किया। ठीक, फिर उड़ीसा के गजपति को पराजित करेंगे ये, है ना। इधर अभियान करेंगे, पुर्तगालियों से बेहतर संबंध रखेंगे ये विजयनगर जो है। तो कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। आगे पढ़िए आप। इनका उत्तराधिकारी हुआ अच्युत देव राय, याद रखने की जरूरत, ऐसे बस पढ़ के निकल गए। तुलु वंश का अंतिम शासक है सदाशिव राय, ये याद रखना है आपको। ठीक है, डेट की जरूरत नहीं है, सदाशिव राय, है ना। सदाशिव राय के काल में वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, राम राय के हाथों में थी, आपको ये भी याद रखना है। इसी काल में 1565, ये डेट याद रखिएगा, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तालीकोटा एक जगह है जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, ये चारों मुस्लिम राज हैं, चारों की सेनाएं मिल गईं। ठीक, विजयनगर की सेना को पराजित किया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये युद्ध आपको ध्यान रखना है। और इसी में मतलब ये हत्या हो गई, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पराजित किया। ये तालीकोटा के युद्ध को बन्नी-हट्टी और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ये याद रखना है। 3 नाम से जाना, तालीकोटा, बन्नी-हट्टी, राक्षसी तंगड़ी। इसमें बरार शामिल नहीं था इस युद्ध में। कौन शामिल नहीं था? बरार, ये भी याद रखना है। ठीक, ये इतना पॉपुलर है कि ऑप्शनल के जमाने में इसमें से सवाल हर 5-6 साल में पूछता था, किसने किसको पराजित किया, किसने हत्या कर दी, कौन शामिल नहीं था। मतलब ये इतना पॉपुलर रहा किसी, मतलब हम बात कर रहे हैं आपको 1990 और 2010 के बीच की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप उस समय दुनिया में नहीं आए थे। ये इसके बाद विजयनगर संभल नहीं पाया। ठीक है, तो अब तक आपने देखा होगा राजनीतिक इतिहास में गिन करके हमने मुश्किल से 10 इंफॉर्मेशन आपको बताए होंगे, लेकिन रीडिंग करते हुए जाइएगा सबको। ठीक, अगला है अरविडु वंश, संस्थापक का नाम इसमें भी ध्यान रखिएगा, तिरुमल। और अरविडु वंश के समय में ही राजा वोडियार ने मैसूर में वडियार वंश की नींव, ये याद रखना है आपको। वैसे भी वडियार याद है ना, मैसूर वाला, यहां हैदर अली टीपू सुल्तान, तो मैसूर का ही वो भी था वडियार। ठीक, इसी से अलग हुआ था वडियार। ठीक है, अब इसके राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ अन्य तत्व। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, दूसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरे में बस ये ध्यान रख सकते हैं, श्रीलंका के राजा से राजस्व प्राप्त किया था। ठीक है, श्रीलंका के राजा से इसने। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहमनी से बेलगांव और गोवा छीन लिया था। कुछ समय के लिए ना गोवा पे कब्जा रहा है, बाद में क्या होगा, बीजापुर गोवा पे कब्जा कर लेगा। फिर विजयनगर क्या करेगा, पुर्तगालियों को सपोर्ट करके तुम गोवा छीन लो, और फिर 1510 में पुर्तगाली विजयनगर के सहयोग से गोवा छीन लेंगे। एक गोवा पे 3-4 बार पीटी में सवाल आ चुका है, कब किसके अधीन रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखिएगा आप। एक बार थोड़ा मैं प्रशासन का आपको मैं थोड़ा फिर सिस्टम बता दूं विजयनगर का, फिर मैं देखो ये सिस्टम तो आपको पहले से पता ही ना, केंद्र होता है, ठीक, प्रांत, मंडलम। ठीक है, प्रांत के बाद होता है आपका कोट्टम या वलनाडु। ठीक है, प्रांत के बाद है आपका, ठीक है, कोट्टम या वलनाडु, नहीं, प्रांत के बाद है आपका मंडलम। ठीक है,
मंडलम के बाद है कोट्टम या वलनाडु। लिखना नहीं है आपको, लिखा हुआ आपके नोट्स में, जस्ट एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। कोट्टम या वलनाडु, इसके बाद है नाडु, फिर है मेलग्राम, फिर है ग्राम। कोशिश करिएगा पढ़ते पढ़ते ध्यान में रहे, कोशिश करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल पूछे जाने का पुराना ट्रेंड है, जीएस हो या ऑप्शनल हो, ये आपके ध्यान में रहे। अब केंद्र का मतलब क्या हो गया? राजा। राजा यानी राय उपाधि होती थी, वंशानुगत है, राजतंत्र है, ठीक है। लिखना नहीं है आपको, ये लिखा हुआ आपके नोट्स में, वहीं से पढ़ दूंगा फिर दोबारा। वंशानुगत राजतंत्र है, ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाया जाता था। विजयनगर में कुछ यूनिक सिस्टम था, दो दो भाइयों ने शासन किया, या यदि कोई बालक राजा है तो संरक्षक हो जाएगा, जैसे राम राय संरक्षक था, तो इसने पूरा विजयनगर का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलेंगे विजयनगर में। तो हम प्रशासन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको हम बताते हैं, जरा इसमें लिखें आप। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। राजा को राय कहा जाता था, ठीक, एक पॉइंट दिख रहा है सभी को। संयुक्त शासक की भी परंपरा, जैसे हरिहर बुक्का, दूसरा याद नहीं रखना आपको, तीसरा याद रखना है। क्लियर सभी को? मार्क करते चलिएगा। चौथे नंबर पे युवराज, राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण हो गया, प्रायः ज्येष्ठ पुत्र होता था, ठीक। संरक्षक जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मंत्री परिषद होता था, उसका प्रमुख कौन होता था? प्रधानी या महाप्रधानी, यानी प्राइम मिनिस्टर। आप ऐसे समझ लीजिए, राजा, युवराज, फिर महाप्रधानी, तीसरे नंबर का अधिकारी हो गया ये, ठीक। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता था? सभा नायक, ये भी एक अधिकारी हो गया, सभा नायक, ठीक है। 5 बातें हो गई। साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक, इससे ज्यादा नहीं जाना। प्रांत बता हुआ था मंडल एवं कोट्टम, ठीक है। मंडल में बता हुआ था मंडल एवं कोट्टम, नहीं कोट्टम या वलनाडु लिखा हुआ है, ठीक है। कोट्टम को वलनाडु भी कहते थे, ध्यान रखिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, प्रांत हो गया, मंडल हो गया, कमिश्नरी, कमिश्नरी का मतलब हो गया कई डिस्ट्रिक्ट। आज भी कमिश्नरी क्षेत्र होता है ना, ठीक है, कई डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, प्रांत, कमिश्नरी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीजन, ठीक है, फिर छोटा यूनिट, फिर गांव, ऐसे करके हैं। नाडु मिलग्राम में थे, 50 तक गांव होते थे। और उर के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं चोल काल में, ठीक है। जो मेलग्राम होता था ना, उसको स्थल या गांव के ग्रुप को स्थल या सीमा भी कहते थे। ये नाम जितना टाइम लगे धीरे धीरे पढ़ के आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये प्रशासनिक विभाजन है आपका, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायंकार और आयंगार। फ्यूचर में बहुत जल्दी आपको इसमें से प्रारंभिक परीक्षा में सवाल दिखेंगे। देखो, विजयनगर काल में जो प्रांत होता था ना, तीन प्रकार के प्रांत होते, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझना है आपको, ठीक है। एक होता था प्रत्यक्ष नियंत्रण, एक होता था अधीनस्थ प्रांत, अधीनस्थ राज्य, और एक होता था नायकों के अधीन। ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष ही होता था। यहां पे आमतौर पे क्या होते थे, प्रांत में राज परिवार वाले होते थे। नायक राज परिवार भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था। इसके साथ क्या था, यहां हमने क्यों बताया आपको ये कि ये वंशानुगत नहीं होता था, और हमने ये क्यों बता रहे हैं आपको, हम ये वंशानुगत होता था। अब समझो विजयनगर में तीन तरह के प्रांत है। एक
जहां प्रांत के प्रमुख वंशानुगत नहीं होते थे, एक जहां प्रांत के प्रमुख वंशानुगत होते थे। इसी संदर्भ में नायंकार व्यवस्था का उल्लेख होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आइए, नायंकार व्यवस्था लिखा हुआ इसमें, सेना नायक यानी कोई सैनिक अधिकारी या भूमिपतियों, ठीक है, सेना नायक या भूमिपतियों का एक विशेष वर्ग था जिसे नायक कहा जाता था। ये खास सैनिक अधिकारी हो गए जिनको नायक कहा जाता था। ध्यान रहेगा सभी को। इन्हें वेतन के बदले स्थानीय शासन और सेना के रखरखाव के लिए कुछ विशेष भूखंड दिया जाता था। इनको शासन करना है तो वेतन मिलेगा, प्लस सेना भी रखना है तो इनको एक अलग तरह से पूरा एक भूमिखंड दे दिया जाता था इनको, भाई इसका सब इनकम तुम्हारा। उस भूमिखंड को क्या कहा जाता था? अमरम। याद रखना आपको ये भी, अमरम भूमि हो गया जिसका वेतन नायक को जाता, पूरा रेवेन्यू जाता था नायक को। अमरम भूमि के आय का एक हिस्सा केंद्रीय शासन को जाता था, शेष का उपयोग नायकों द्वारा सेना प्रशासन अपने खर्च के लिए। ठीक, तीसरी बात हो गई। अमरम भूमि का प्रयोग करते थे इसलिए इनको अमर नायक भी कहते थे। नायक को ही क्या कहा जाता था? अमर नायक। ठीक है। आंतरिक मामले में राजा हस्तक्षेप नहीं करता था, इनका पद वंशानुगत होता था और इनका स्थानांतरण नहीं होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। ठीक, यह एक प्रकार की सामंती व्यवस्था थी, है ना। अगला पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको नायक के बारे में, है ना। जानकारी के लिए, राजधानी क्षेत्र में नायकों के दो संपर्क अधिकारी थे। कैपिटल में नायक अपने दो अधिकारी को रखते थे, एक नायक का सेनापति होता था, दूसरा एक स्थानापति। ये भी याद नहीं रखना है। विजयनगर के पतन में नायंकार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है। क्लियर सभी को? नायक का दूसरा नाम क्या हुआ? अमर नायक। ये कौन होते थे? प्रांतपति। इनका पद क्या होता था? वंशानुगत। इनका स्थानांतरण होता था? नहीं होता था। विजयनगर के पतन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ठीक, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, आयंगार व्यवस्था। यह भी आपको याद रखना है। प्रत्येक गांव का प्रशासन, मतलब जैसे याद होगा ना, चोल काल में स्वायत्त शासन था, वैसे विजयनगर में भी स्वायत्त था। गांव के 12 लोग शासन का संचालन करते थे। उस 12 लोगों को आयंगार कहा जाता था। आयंगार क्या हो गया? अधिकारियों का समूह। ठीक, 12 अधिकारी नियुक्ति जिन्हें संयुक्त रूप से आयंगार कहा जाता था। यह पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ये अवैतनिक अधिकारी थे, इन्हें राज्य पैसा नहीं देते थे, बल्कि ये अपनी भूमि पे कर नहीं देते थे। क्लियर सभी को? ठीक है, तो आयंगार कौन थे और अवैतनिक अधिकारी भूमि पे कर, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। इनका पद भी आनुवांशिक था। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था, जान लीजिएगा इसको। दंडनायक है सेनापति। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप यहां पे, ब्रैकेट में, नौसेना कमजोर, कमजोर नौसेना थी। ठीक है। राजस्व, आय के प्रमुख स्रोत भूमि कर है, संपत्ति पर कर है, उद्योग पे कर है, हर तरह के व्यवसाय पर, नाई बाल काटता है उस पर भी कर है, सबको कर देना था। उद्यान कर है, सिंचाई कर है, चारगाह कर है, विवाह पर कर है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इतना ज्यादा कर आपको फिर मौर्य काल के बाद उस तरह का कर अभी विजयनगर में दिखेगा आपको। ठीक, यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में, विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था। विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में आएगा। ठीक है, विधवा विवाह पर कर नहीं लिया जाता था। तो
इसमें कर याद मत रखिएगा, बस ऐसे विवाह कर भी था या विधवा विवाह बस याद रखिएगा। बट बहुत तरह के कर थे इनके, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, करों के नाम है, ये भी छोड़ दीजिए आप। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, भूमि कर को शिष्ट या राय रेखा कहते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और 1/3 से 1/6 भाग तक कर लिए, ये भी याद रखिएगा। 1/3 से 1/6 तक लिया जाता था। इसमें देखेंगे ब्राह्मणों को और मंदिरों को कम देना होता था, ये भी याद रखिएगा। ब्राह्मणों और मंदिरों से बहुत कम लिया जाता था, ठीक है। कृष्णदेव राय के काल में भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराया गया था, सर्वे, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो टोटल रेवेन्यू का कलेक्शन करता था, पूरे पैसे, उसको कहा जाता था अठवने, ये भी ध्यान रखना है आपको। कुदी एक शब्द है कृषक मजदूर के लिए। भूमि को जब भेजा जाता था तो कृषक मजदूर भी ट्रांसफर हो जाते थे उसमें। अब जो नया मालिक है उसके लिए वो मजदूरी करेंगे साथ में, ठीक। एक शब्द है रत कौडगे, जो सैनिक मारा जाता था उसके परिवार को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। कर मुक्त भूमि उसको कहते थे रत या खत कोडगे। कुटगी छोड़ सकते हैं आप। सोने का सबसे प्रमुख सिक्का था वराह, ठीक, वजन वजन याद मत रखिए। चांदी के सिक्के को तार कहते थे, है ना। और यहीं पे लिख लीजिएगा आप कि विदेशी जो थे, लिखेंगे विदेशी जो थे वे सोने के सिक्के को पैगोडा भी कहते थे। पैगोडा भी कहते थे। एक और लिख लेंगे आप कि फनम, फनम फनम विजयनगर में प्रचलित एक अन्य महत्वपूर्ण क्वाइंस था, सिक्का था फनम। एक और महत्वपूर्ण सिक्का था, ठीक है। अगले पेज पे आ जाइए आप। सामाजिक विशेषताएं, यहां भी वर्ण व्यवस्था है, ठीक। दास प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो पता है ही आपको, समाज कैसे पढ़ते हैं हम लोग। मानव के खरीद बिक्री को वेश्वग कहा जाता था, ठीक है, दिख रहा है सभी को। पर्दा का प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री ने भी इसका उल्लेख किया है। बारबोसा नामक, बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री ने इसका उल्लेख किया है, ठीक है। पुर्तगाली यात्री ने इसका उल्लेख किया है, ठीक है। देवदासी प्रथा का प्रचलन था, मंदिरों में जो नृत्य होता है, ठीक। लिख लिया आपने। उसमें एक ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में, एक डोमिंगो पाएज करके था। डोमिंगो पाएज नामक यात्री ने इसका उल्लेख किया है। इन सब यात्री का भी परिचय आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो भी इस तरह का एक्स्ट्रा सेशन होगा ना आपका मेडिवल इंडिया में, अब तक पहले जो हमने मेडिवल कवर किया है उससे थोड़ा अलग होगा ये। आपको जो पढ़ा है पहले भी जो हमने पढ़ा है, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सारे ऐड करने हैं, क्योंकि 5-5, 6-6 क्वेश्चन मेडिवल इंडिया से आ रहे हैं प्रीलिम्स में, बल्क में आ रहा है सवाल अब। और एक बार नहीं, 3-4 बार ऐसा हो गया है,
ठीक है, तो हमें, ठीक है, एक बार आपको इस तरह से हम इंफॉर्मेशन, जैसे विदेशी यात्रियों की पूरी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 5 मिनट में समझा दूंगा उसमें क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, वो भी लिस्ट आपको देने वाला हूं मैं अलग से, तो वहां इन सबका परिचय आ जाएगा। डोमिंगो पाएज, ठीक है। अच्छा, सेट्टी या एवं चेट्टी, ये व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका है। सेट्टी और चेट्टी ये व्यापारी वर्ग हो गया विजयनगर का। क्षत्रियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, क्या कम महत्व था, दोनों बातें मिलती हैं मतलब। ठीक, उत्तर भारत से जो लोग आके बस जाते थे उनको बड़वा कहा जाता था। ठीक है, बाकी लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। आज जो हम्पी है ना, ये विजयनगर का ही नाम है, हम्पी। ठीक, उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, विश्व विरासत सूची में है। लेपाक्षी चित्रकला का संबंध भी विजयनगर से है। ठीक, इसी में लिख लेंगे आप, विजयनगर में यक्षगान भी प्रचलित था। विजयनगर में यक्षगान, ये रंगमंच हो गया, थिएटर हो गया, यक्षगान मैं लिख देता हूं यहां पे। विजयनगर में यक्षगान भी प्रचलित था। ठीक है, और लिख लेंगे महानवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। महानवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। स्थापत्य में आपको अलग से कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने करा रखा है उधर द्रविड़ स्थापत्य में वो काफी है। आपको मन करे तो वैसे देखिएगा इसमें, है ना। विजयनगर साहित्य पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है। तेलुगु साहित्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ इस दौर में। संस्कृत, कन्नड़ और तमिल साहित्य सबका विकास किया विजयनगर शासकों ने। अगले पेज पे देखेंगे आप, कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, मतलब बहुत ज्यादा विकास हुआ। उनके दरबार में तेलुगु के आदि विद्वान थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनमें प्रमुख है पेडन्ना, नाम याद रखना है, आप कैसे रखेंगे आपको देखना है। देखो, जहां नहीं रखना वो हमने मना कर दिया, आपको जहां रखना है वहां रखना है। इनका किताब है स्वरचित संभव और मनुचरित, पेडन्ना की 2 किताब हो गए। तेनालीराम, ये बड़े जैसे बिरबल है ना, वैसे तेनालीराम थे, मतलब अकबर के दरबार में जो बिरबल थे। इनकी रचना है पांडुरंग महात्म्य। कृष्णदेव राय खुद एक लेखक हैं, उनकी रचना है आमुक्त मालेदा, तेलुगु में लिखा गया है। ठीक, एक श्रीनाथ नामक हैं जो देवराय द्वितीय के दरबार में थे, इनका भी जानना है। मधुरा विजयम, गंगा देवी द्वारा इसे लिखा है। महाभारत का तेलुगु में अनुवाद ननैया, टिक्कन व यरयन द्वारा पूरा किया था। तेलुगु के ये 3 त्रयी कहे जाते हैं, ननैया, टिक्कन व यरन। ठीक है, तेलुगु के इन तीनों ने मिलकर महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। नाम ध्यान रखना है, जैसे रखिए आप इसका नाम ध्यान। कुछ विदेशी यात्री, निकोलो कॉन्टी आया था 1420 में देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक आया था ईरान का। डोमिंगो पाएज पुर्तगाली, कृष्णदेव अभी हमने बताया, दोनों का नाम लिया आपको। नूनीज पुर्तगाली यात्री अच्युत देव राय के काल में आया था ये भी ध्यान रख लीजिएगा। वैसे अलग से भी एक आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा मैं। तो विजयनगर के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी आपको यहां पे दे दी गई। क्लियर सभी को। अब जो क्षेत्रीय राज्य है ना आपका, ये उत्तर भारत वाला, विजयनगर तुम पढ़ चुके थोड़ा बहुत। स्थापत्य के बारे में कुछ कुछ बातें हमें लिखनी है, लिखिए आप जरा। शीर्षक दे देंगे आप, क्षेत्रीय राज्यों के अधीन स्थापत्य। क्षेत्रीय राज्यों के अधीन स्थापत्य। ठीक है, आइए। स्थापत्य में हम लोग बंगाल से बात शुरू करते हैं। बंगाल
यहां लिख लें उदाहरण में बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद, लूटन मस्जिद, लूटन इत्यादि। ठीक है, मतलब जब ये इस्लामिक शासन था बंगाल में तो बड़ी संख्या में मस्जिदों का निर्माण हुआ है, तो कुछ प्रमुख मस्जिद जैसे नाम आ गया आपके सामने। ठीक, विशेषता लिख लीजिए आप इसकी। विशेषता लिख लेंगे आप यहां पे। एक तो ईंटों से अधिकांशतः मस्जिदों का निर्माण हुआ है। अधिकांशतः मस्जिदों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लिख लें आप, काले संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। काले संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और काले संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेंगे आप इसमें कि अधिकाधिक गुंबदों का निर्माण, अधिकाधिक गुंबदों का निर्माण। ठीक है, गुंबदों का निर्माण। तो ये बंगाल से संबंधित हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आ गए। बंगाल अभी हमने परिचय दिया आपको, बंगाल कब से कब तक था क्षेत्रीय वस्तु, उस दौर में क्या क्या बना, तो ये कुछ नाम और फीचर। ठीक, शासक वासक का नाम कहीं नहीं ले रहे क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता है। आप, ट्रैप है बहुत लोकप्रिय लोकप्रिय, जैसे मान लो हमने बताया कृष्ण प्रथम, कैलाश मंदिर, तो जो बहुत प्रमुख है ना वो आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल के बाद आ जाए जौनपुर। लिख लें आप, लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद, इत्यादि। लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद इत्यादि। ठीक, विशेषता लिख लीजिए आप। लिखें कि लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग, लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग। ठीक है, लिखेंगे अपेक्षाकृत विशाल इमारतों का निर्माण, अपेक्षाकृत विशाल इमारतों का निर्माण, विशाल इमारतों का निर्माण। ठीक है, और इसी में लिख लेंगे आप मीनारों का अभाव, मीनारों का अभाव। ठीक, तो ये हो गया आपका जौनपुर से संबंधित एग्जाम्पल हो गया। अब लिखिए मालवा, मालवा में एक जगह है मांडू, मांडू में लिख लें आप जहाज महल, हिंडोला महल और हुसैन शाह का मकबरा। ठीक है, हुसैन शाह का मकबरा। और एक जगह है धार, धार में कुछ मस्जिदों का निर्माण किया गया था।
धार में मस्जिदों का निर्माण किया गया था। ठीक, यहां लिख लें आप एक विशेषता में एक पॉइंट, इमारतों के निर्माण में रंगीन टाइलों का भी उपयोग किया गया। पत्थर तो होते ही थे, रंगीन टाइल, ठीक, कलरफुल टाइल्स का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, मालवा के बाद आ जाए आप गुजरात। मालवा के बाद अब आप आ जाए गुजरात। ठीक है, गुजरात में लिख लेंगे आप अहमदाबाद शहर, जामा मस्जिद, चंपानेर में मस्जिद इत्यादि। ठीक है, इत्यादि यहां लिख लें आप। स्तंभों का अधिक उपयोग, स्तंभों का अधिक उपयोग, अधिक उपयोग, और लिखेंगे आप नक्काशी पर बल, नक्काशी पर बल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप लिखेंगे बहमनी एवं क्षेत्रीय राज्य, बहमनी एवं क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, यहां लिखेंगे आप महमूद गवां का मदरसा, ठीक है, वेदशाला ऑब्जर्वेटरी जो था, ठीक, वेदशाला। ये सब किसके समय बना? बहमनी के समय, जब बहमनी था। ठीक, फिर आप देखेंगे चार मीनार, बहुत फेमस है हैदराबाद का, हैदराबाद शहर। बीजापुर का गोल गुंबद, चार मीनार भी हैदराबाद में है ना, गोल गुंबद और गोलकुंडा फोर्ट। ठीक, गोलकुंडा फोर्ट। ये सब बना क्षेत्रीय राज्य के समय, जब बहमनी के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्य आ गए थे तो। ठीक है, जब बहमनी के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्य आ गए थे तो। हैदराबाद है चार मीनार, हैदराबाद शहर, गोल गुंबद और गोलकुंडा फोर्ट, क्षेत्रीय राज्य। ठीक, यहां लिख लें आप विशेषता में अत्यंत ही आकर्षक गुंबद, कहीं कहीं लिखा रहेगा प्याज के आकार, अत्यंत ही आकर्षक गुंबद हैं, गुंबद बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, गुंबद बहुत ही खूबसूरत हैं और प्याज के आकार में हो गए हैं ना, आकर्षक गुंबद हो गए। और ठीक है,
यहां लिख लेंगे आप, मीनारों पर अधिकाधिक अलंकरण, मीनारों पर अधिकाधिक अलंकरण। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रीय एग्जाम्पल जैसे कहाँ है, क्योंकि पहले राउंड में तो हमें किस दौर का है मतलब मान लो, तो दौर की समझ तो राजनीतिक इतिहास जानना जरूरी इसलिए होता है ताकि हम उस दौर को थोड़ा सा अवेयर कर पाए। स्थापत्य इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी तैयारी का, थोड़ा हमें अवेयर रहना है इसके बारे में। सल्तनत काल भी हमने पढ़ा, मुगल काल भी हमने पढ़ा, तो क्षेत्रीय स्थापत्य के बारे में भी थोड़ा हमें अवेयर रहना है। ठीक है, लास्ट लिख लें इसमें आप राजस्थानी स्थापत्य के बारे में। राजस्थान के प्रमुख स्थापत्य में लिख लें आप, लिख लें आप, जोधपुर से बड़ा फेमस है उम्मेद पैलेस, मेहरानगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, सब बाद बाद में भी बना है, मतलब मध्यकाल में ही बना है सब। चित्तौड़ में है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कीर्ति स्तंभ इत्यादि। लिखेंगे आप कि राजस्थान के स्थापत्य में पत्थरों के साथ साथ संगमरमर का भी उपयोग किया गया है। इसमें उदयपुर फोर्ट भी आ सकता है जो अभी बहुत विवाद में आया था, है ना। ठीक है, उमेद पैलेस जो है आपका, पत्थरों के साथ साथ संगमरमर का भी उपयोग किया गया है, लेकिन तथा नक्काशी पर भी बल दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे, जाली जो होता है पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है ना, जालियों एवं, लिखेंगे आप जाली, है ना, हवादार बनाने के लिए जालियों एवं छतरियों की अधिकता है। छाता जैसे स्ट्रक्चर खूब मिलेंगे आपको, जालियों एवं छतरियों की अधिकता है। और एक लिख लेंगे आप, हैंगिंग बालकोनी, हैंगिंग बालकोनी, जितने भी इमारत बनेंगे उसमें देखेंगे आप प्रायः एक अलग से बालकोनी जैसा उसमें झूलता हुआ प्रतीत होगा आपको, वो इस तरह से बनाया जाएगा, नाम हैंगिंग वर्ड यूज कर दिया जाता है। तो ये कुछ कॉमन फीचर हमने राजस्थान का स्थापत्य के हमने ऐसे ले लिए। मान लो कोई एक फोर्ट है, आपने देखा होगा जैसे हमने लाल किला की बात की, आगरा की बात की, मान लो आमेर फोर्ट है, ठीक है, तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, विशालकाय प्रवेश द्वार है, अलग अलग उद्देश्य से भवन है, धार्मिक है, सार्वजनिक है, मतलब झरोखा दर्शन के लिए अलग जगह है, रहने के लिए अलग जगह है, ठीक है, दरबार में अधिकारियों से मिलने के लिए अलग जगह है, पूजा का अलग स्थल है। जो हमने आपको लाल किला या आगरा के बारे में बताया ना, सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है राजस्थान के फोर्ट पर भी। फोर्ट के भीतर ही धार्मिक स्थल होंगे, सार्वजनिक स्थल होंगे, राजा के निजी स्थल होंगे, फोर्ट के भीतर ही अलग अलग उद्देश्य से सुरक्षा दीवार होते हैं, विशाल प्रवेश द्वार, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा आपका,
कॉन्सेप्ट वही यूज होता है। बट राजस्थान में जालियां बहुत मिलेंगी हवा के लिए, हवादार बनाए रखने के लिए इमारतों में। ठीक, ये खास बात है। खूबसूरत दिखने के लिए छतरी खूब बने हुए हर कोने पे, बीच बीच में दिखेंगे आपको। बालकोनी प्राय मकान जो बने हुए पैलेस वगैरह उसमें बालकोनी दिख जाएंगे आपको, छोटी सी बालकनी। तो कुछ जो यूनिक फीचर हो सकते हैं, हमने एक बार जैसे लिया पिक किया कि हाँ ये सब उसकी खास बात। विजयनगर हम पहले ही पढ़ चुके हैं हम, तो स्थापत्य तो अभी भी इंडिया में बहुत हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको उससे भी बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल हमारे पास अब एक बेस रहेगा कि मध्ययुगीन स्थापत्य में जो जो प्रमुख था वो हमने देख लिया, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो या क्षेत्रीय स्थापत्य हो। ठीक, क्षेत्रीय राज्यों का पूरा एक परिचय। अब लास्ट है आज का, 2-4 मिनट लगेगा इसमें भी आपको। लिखिए आप जरा, अहोम राजवंश। ये क्षेत्रीय राज्य में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में रहता है अहोम राजवंश। एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा आप ठीक से। आप समझ लो, ये आपका एक तरह से आज के डेट में बांग्लादेश है ना, और ये हमारा लगभग समझ लो पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक, और यहां हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका, ये सब नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे असम का पूरा इलाका है। ठीक है, इधर नागालैंड वगैरह सब पूरा, इधर मेघालय सब, सेवन सिस्टर जिसको हम कहते हैं, सिक्किम तो इधर आ जाता है आपका। ठीक है, सेवन सिस्टर जिसको हम कहते हैं ये आपका हिस्सा है। हमने आपको ये बताया कि एक कामरूप वंश था और एक अहोम। तो इधर कामरूप का शासन था और इधर की तरफ अहोम का शासन था। बहुत लंबा रहा है अहोम का शासन, मैं भी लिखवाऊंगा आपको। ये भी इंटरेस्ट, लगभग 600 वर्ष तक रहा है। और लंबे समय तक ये हिंदू धर्म को ही मानते रहे हैं, वैष्णव, शैव, अलग अलग धर्म के लोग भी थे। धार्मिक सहिष्णुता के आपको उदाहरण मिलेंगे यहां पे भी। एक तो लंबा शासन काल हो गया, दूसरा धार्मिक सहिष्णुता का काल है ये भी। ठीक है, और जो भी आप देखोगे यहाँ का जो शासक होता था ना, इसका टारगेट होता था या तो इधर हमला करें, या इधर तो नहीं जा पाते थे, इधर जाए। अहोम ने कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। यहां तक कि मुगलों ने भी कोशिश की तो मुगलों को भी इन्होंने रोक दिया था। बहुत फेमस लड़ाई है, खूब चर्चा होती है उसकी, मतलब सराय घाट की लड़ाई की, औरंगजेब के समय था वो। क्योंकि अभी फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया अहोम। अहोम के बारे में 12-15 बातें मैं आपको भी लिखवा दे रहा हूं। करंट की मैगजीन में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बट मैं जो लिखवा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लिखें आप जरा, अहोम वंश (1228 से 1826), लिखेंगे लगभग 600 वर्ष। ठीक, अहोम जो है स्थानीय जनजाति हैं जिसका शासन रहा है। ठीक है, वहीं के रहने वाले हैं, आसपास से थोड़ा बहुत माइग्रेट किए होंगे, है ना। संस्थापक का नाम लिख लें आप, चाओ सुखफा। संस्थापक का नाम लिख लेंगे आप, चाओ सुखफा। ठीक, लिखेंगे आप, राजा राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और राजा को स्वर्ग देव कहा जाता था। स्वर्ग देव। ठीक, राजधानी लिख लीजिएगा आप, अलग अलग राजधानी रही है इसकी। ठीक है, एक राजधानी है चरई देव, एक है गढ़गांव,
और एक है जोड़हाट। ये सब कैपिटल रहा है इसका, चराईदेव, गढ़गांव, जोड़हाट। ठीक है, अभी चराईदेव बहुत चर्चा में आया है। चराईदेव का जो कब्रगाह है ये लोग का ना, मतलब वो बहुत चर्चा में आ गया है चराईदेव का। गढ़गांव, जोड़हाट, ये सब कैपिटल हो गया। ठीक। एक शब्द जो बहुत चर्चा में रहता, लिख लें आप, बोरफुकन। ये सैन्य कमांडर की उपाधि होती थी, या सेनापति को कहते थे, कर लीजिए आप। सैन्य कमांडर या सेनापति की उपाधि होती थी। उपाधि नहीं, प्रशासनिक नाम, पदनाम होता था। ठीक। सेनापति का पदनाम होता था बोरफुकन। ठीक। यहां लिखेंगे आप, लक्षित बोरफुकन ने लक्षित बोरफुकन ने 1671 ईस्वी में सराय घाट की लड़ाई में सरायघाट की लड़ाई में मुगलों के प्रसार को रोका था। जो जहां आप देखेंगे, जो एनडीए के ऑफिसर जो ट्रेनिंग दी जाती है देहरादून में, तो वहां पे एक लक्षित बोरफुकन के नाम से एक मेडल मिलता है ट्रेनिंग कैंडिडेट को, आज भी 1999 से दिया जा रहा है। जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनको अलग अलग जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको सम्मानित किया जाता है। तो लक्षित बोरफुकन के नाम से एक मेडल दिया जाता है। ठीक है। एक और शब्द लिख लेंगे आप, पाइक। पाइक के बारे में लिख लेंगे, ये सैनिक एवं मजदूर होते थे। सैनिक एवं मजदूर होते थे। ठीक है, पाइक सैनिक एवं मजदूर को कहते थे। मतलब आमतौर पर राज्य इन्हें पैसा नहीं देती थी, बस इनकी जरूरतों का ध्यान रख लेती थी, राज्य इन्हें कोई वेतन नहीं देती थी। तो पाइक का आप देखोगे उल्लेख मिलेगा। अगला पॉइंट लिखें कि अहोम जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, कुशल थे। गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला युद्ध एक टैक्टिक्स होता है लड़ने का। ये आमने सामने नहीं, बस छिप के लड़ते हैं। वो प्लान करेंगे, एम्बुश, एक ही बार अटैक करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा के भाग जाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत निपुण थे ये लोग। एक और पॉइंट लिख लें आप, लिखे इन्होंने अहोमों की बात करें, इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। ब्रैकेट में लिख लेंगे वैष्णव। लिखे साथ ही अहोम राज्य में शैव, शक्ति एवं बौद्ध मत का भी प्रचलन था। शैव, शक्ति एवं बौद्ध मत का भी प्रचलन था। ठीक है, शैव, शक्ति एवं बौद्ध मत का भी प्रचलन था। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेंगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए अभी चर्चा में आया है। लिखेंगे आप, मोईदाम शाही कब्रगाह।
ठीक, शाही कब्रगाह, जहां राज परिवार के लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, इसके बारे में करंट में आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक रेफरेंस बना रहेगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे आप, चराई देव जो जगह है, चराई देव के मोईदाम को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चराई देव के मोईदाम को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक, अभी तक जो शामिल है, ये लास्ट अभी यही हुआ है, 43वां है ये आपका। ठीक, 43वां है। ठीक है, तो और भी जैसे चावल की खेती को बहुत प्रमोट किया था इन लोगों ने। बहुत सारी जानकारी मैगजीन के थ्रू हो सकता है आपको मिले जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में, मोईदाम के बारे में, तो है ना, यहाँ दफनाया जाता था। तो अहोमों का एक परिचय छोटा सा जरूरी हो गया था। और आपको याद होगा प्रथम बर्मा युद्ध 24 से 26, उसके बाद अहोम राजवंश का शासन समाप्त। मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे आप अहोम विद्रोह, पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अहोम विद्रोह, अहोम राजवंश शासन। उसके बाद इनकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लंबा शासन रहा है, तो इनका एक परिचय हम लोगों ने ले लिया अहोमों के बारे में। ठीक, तो ये है आपका आज का जो प्लान था, हमारा टारगेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन है फिर भी जाकर के इसको संभाल लीजिएगा आज, मतलब क्योंकि थोड़ा ये बिखरा हुआ मामला है ना। मुझे लगता है ऐसा एक सेशन और हो जाए या 2 सेशन, जैसा भी हो, मैक्सिमम 3 घंटे। चूंकि मैं इसलिए नहीं लेता हूँ इस क्लास को ना कि ये थोड़ा ज़्यादा इसमें हो जाता है। ठीक है, 3 घंटे का सेशन तो एक ही काफ़ी हो जाएगा, मतलब हो सकता है तो फिर आपको मेडिवल से मुक्ति मिल जाएगी आपको। सुन पा रहे ना सभी लोग? ठीक है, तो मे भी एक सेशन में ही आपको मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तब आज की सेवा समाप्त, है ना। थैंक यू एवरीवन।